अगर आपको चलने के फौरन बाद या कुछ मिनटों बाद टांगों में खिंचाव महसूस होने लगे, दर्द होने लगे या टांगें सुन होने लगे और आपके चलते रहने से ये तकलीफ बढ़ती चली जाए और बिलाखिर आपको रुकने पर और कुछ देर ठहरने पर, बैठने पर मजबूर कर दे और आपके इस रुकने और बैठ जाने से आपकी तकलीफ में बेहतरी हो जाए, तो फिर आप हमारी ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि आप न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन का शिकार हो। हम न सिर्फ आपकी इस बीमारी को समझने में मदद करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि इसे कैसे डायग्नोज किया जाता है, क्या टेस्ट करवाने जरूरी हैं और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। मजीद जानने के लिए देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन की बीमारी को समझने के लिए हमें कुछ सवालात के जवाब देने होंगे। मसलन, न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन क्या है, किनको होती है और क्यों होती है? क्या इसे इरकन निसा या शटिका कह सकते हैं या एक ये अलग ही बीमारी है? इसकी तशखीस के लिए कौन सा टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर ना इसे डायग्नोज किया जा सकता है और ना ही इलाज पर बात की जा सकती है? इसमें ऑपरेशन करवाना कितना ज़रूरी है? क्या ऑपरेशन से बचा जा सकता है? और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि वर्जिशों का इसमें क्या किरदार है और कौन सी ऐसी वर्जिशें हैं जिन्हें घर में किया जा सकता है। नाज़रीन, न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन एक ऐसी बीमारी है जिसका ताल्लुक हमारी कमर के निचले हिस्से में मौजूद रीढ़ की हड्डी लंबर स्पाइन से है। तस्वीर में आप लंबर स्पाइन देख रहे हैं और इसमें ब्लू रंग का तीर का निशान जिस चीज को दिखा रहा है, इसे हम स्पाइनल कैनाल कहते हैं, जहां हमारी नसें यानी नर्व्स होती हैं। खुसूसन वो लोग जिनकी उम्रें 50 साल या उससे ज्यादा हों, उनको बढ़ती हुई उम्र के साथ रीढ़ की हड्डी यानी लंबर स्पाइन में तब्दीलियां आती हैं, जिसकी वजह से ये कैनाल नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है, जैसा कि आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। और इसकी वजह से नसों पर दबाव बढ़ता चला जाता है। लेकिन यहां एक अहम बात बताऊं आपको, न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन वाला मरीज जब लेटा हुआ हो या बैठा हुआ हो तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है और चलने लगता है तो उसके कमर का खम जो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो नसें जिन पर पहले ही दबाव था वो दबाव मजीद बढ़ जाता है और कुछ दूर ही चलने के बाद मरीज की या तो टांगें सुन हो जाती हैं या दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो बैठ जाए तो थोड़ी ही देर में उसकी टांगों की तकलीफ बेहतर हो जाती है। इसलिए ऐसा मरीज वक्त के साथ साथ दो चीजें जरूर सीखता है। एक, जब तकलीफ बढ़ जाए तो बैठ जाए और फिर चलना शुरू कर दे। दूसरा, अगर ऐसा मरीज अपनी कमर को थोड़ा सा आगे झुका ले और इस तरह चलने लगे तो इससे भी ज्यादा देर तक, ज्यादा फासले तक वो बगैर तकलीफ के चल सकता है। एक अहम सवाल कि इरकुन निसा यानी शटिका और न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन में क्या फर्क है? तो इसमें आप दो पॉइंट्स याद रखिएगा। एक, दोनों बीमारियों का ताल्लुक कमर के निचले हिस्से से है। दो, इरकुन निसा में मरीज चाहे बैठा हुआ हो, लेटा हुआ हो या चल रहा हो, हर हालत में इसको कमर में दर्द रह सकता है जो कि टांग में जाता है। इरकुन निसा को समझने के लिए आप मेरी इस मौजू पर वीडियो जरूर देखिएगा, जिसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। जबकि न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन वाला मरीज बैठने और लेटने की हालत में बेहतर महसूस करता है, लेकिन जब वो चलेगा तो थोड़ी देर बाद उसकी तकलीफ शुरू हो जाएगी। तो ये दो फर्क जरूर जहन में रखिएगा इन दो बीमारियों को। नाज़रीन, अगर आपकी अलामात न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन वाली हैं तो इसे कंफर्म करने के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट है और वो है MRI लंबर स्पाइन। कमर के निचले हिस्से का MRI करवाने से हमें दो चीजें का पता चलता है। एक, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं और इस फाइंडिंग का MRI में होना जरूरी होता है। दूसरा, देखना कि ये कैनाल जो अब तंग हो गई है यानी कैनाल स्टेनोसिस हो गया है, इसका सबब क्या है। स्क्रीन पर आप कुछ अहम असबाब को देख रहे हैं और इनमें बढ़ती हुई उम्र के साथ रीढ़ की हड्डियों में जो तब्दीलियां आती हैं, ये सबब सबसे अहम और सबसे ज्यादा पाया जाता है। इस कैनाल स्टेनोसिस को समझने के लिए आप थोड़ा ये MRI जरूर देखें। इसमें लेफ्ट साइड पर जो ग्रीन लाइन वाला कट आप देख रहे हैं,
इसमें आप देखिए कैनाल का साइज बड़ा है जो कि नॉर्मल है, जबकि इसके मुकाबले में जो येलो कलर वाले नीचे दो दिए गए हैं उसमें कैनाल का साइज छोटा दिखाया गया है, और ये वो मरीज है जिसको न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन की अलामात है। अब बात करते हैं इलाज की। इलाज को हम दो कैटेगरीज में तकसीम करते हैं नाजरीन। नंबर 1 ऑपरेशन से इलाज और नंबर 2 बगैर ऑपरेशन के इलाज। तो पहले आइए बात करते हैं बगैर ऑपरेशन वाले ऑप्शंस पर। इसमें 3 तरीकों से इलाज किया जाता है: दवाइयों से इलाज, फिजियोथेरेपी से इलाज और एपिड्यूरल स्टेरॉयड इंजेक्शन से इलाज। तो दवाइयों से जो इलाज होता है इसमें नाजरीन वो दवाइयां खाने को दी जाती हैं जो दर्द और सुनपने को बेहतर करती हैं। ये प्रीगैबलिन, गाबापेंटिन और लेकोसामाइड के फार्मूले में दस्तयाब हैं। हम इन दवाइयों को मरीजों को देते तो जरूर हैं, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है और बाकी लोगों से भी मुझे गाहे बगाहे हम बातें करते हैं, तो ये दवाइयों अगर पेशेंट को न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन है तो उसमें कोई खास फायदा नहीं देती। हाँ, इसके मुकाबले में अगर किसी को शैटिका है तो यही दवाइयां शैटिका वाले मरीज की अलामात में बेहतरी लाती हैं। दूसरा इलाज है फिजियोथेरेपी से। न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन में ये इलाज नाजरीन बहुत अहमियत का हामिल है, इसको आप समझिएगा। अगर फिजियोथेरेपी बाकायदगी से की जाए तो इससे मरीज अपनी अलामात में बेहतरी महसूस करते हैं। ये 2 तरीकों से मरीज को फायदा देती है। एक, इससे कमर के पट्टे यानी बैक मसल को मजबूत किया जाता है ताकि रीढ़ की हड्डी पर दबाव कम हो और वो मुस्तहकम हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। 2, इससे स्पाइनल कैनाल को किसी हद तक खोला जा सकता है, उसे थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है, उसकी तंगी को कम किया जा सकता है, जिससे नसों पर दबाव में खातिर खा फर्क पड़ सकता है। वीडियो के आखिर में मैंने कुछ आसान वर्जिशें आपको करके दिखाई, आप उन्हें जरूर देखिए। वो वर्जिशें ऐसी जिनको आप घर में कर सकते हैं। तीसरा इलाज एपिड्यूरल स्टेरॉयड इंजेक्शन से होता है नाज़रीन। अगर दवाइयों और फिजियोथेरेपी में खातिर का फायदा ना हो रहा हो और मरीज सर्जरी फिलहाल ना करवाना चाह रहा हो तो उसको ये वाला इलाज हम तजवीज़ करते हैं जिसमें कमर में स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगाया जाता है। जरूरी नहीं कि हर मरीज को इससे फायदा हो, लेकिन जिनको फायदा हो उन्हें 3 से 6 माह तक फायदा रह सकता है। वो चाहें तो इसके बाद भी इंजेक्शन लगवा सकते हैं, बशर्ते का उनका डॉक्टर उनको इसे लगवाने का मशवरा दे। याद रखिएगा, इन इलाजों के साथ आप हर वो काम जिसमें आपकी तकलीफ में इजाफा हो सकता है उसे नहीं करना होगा या उसके करने में एहतियात करनी होगी। मसलन 2 या 3 किलो से ज्यादा वजन न उठाएं, ज्यादा देर तक खड़े रहने से गुरेज करें और ज्यादा देर तक चलने से भी आपने बचना है। अब बात करते हैं ऑपरेशन वाले इलाज की। नाजरीन, ये आखिरी ऑप्शन होता है अगर मरीजों को पहले वाले इलाजों से फायदा ना आ रहा हो। इसमें 3-4 किस्म की सर्जरीज की जाती हैं, लेकिन मैं आपको डीकम्प्रेसिव लेमिनेक्टोमी के बारे में बताऊंगा। ये वो सर्जरी है जो कि ज्यादातर लोगों में की जाती है। इसमें हमारी रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा जिसे लेमिना कहा जाता है इसे काट देते हैं और उसकी वजह से स्पाइनल कैनाल का साइज बड़ा हो जाता है, जिससे स्पेस क्रिएट होता है, जगह बनती है और नसों पर दबाव में कमी वाक़या होती है। यहां कुछ बातों का समझना बहुत जरूरी है। एक, क्या ये ऑपरेशन कामयाब ऑपरेशन है? तो उसका जवाब है यस, बिल्कुल है। तकरीबन 70 से 90% मरीजों में इस ऑपरेशन के कुछ हफ्तों के बाद अपनी तकलीफों में बेहतरी महसूस करते हैं और ये फायदा कई सालों तक जारी रहता है। 2, क्या दोबारा ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है? अमूमन नहीं, सिवाय 10 से 20% मरीज हैं जिनको दोबारा सर्जरी के बारे में कहा जा सकता है और वो भी कुछ सालों के गुजरने के बाद। 3, ये सर्जरी किससे करवाएं? ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, ये सर्जरी न्यूरोसर्जन भी करते हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन भी। आप जिससे भी ये सर्जरी करवाएं, बस इस बात की तसल्ली जरूर करें कि स्पाइन की यानी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी में ये सर्जन कितना माहिर है। थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ेगा। नाजरीन, ये वाली सर्जरी डीकम्प्रेसिव लेमिनेक्टोमी अक्सर औकात अकेली ही की जाती है, यानी डॉक्टर ने ये लेमिना आपका निकाला और खत्म, बंद कर दिया। लेकिन बाज औकात सर्जन इस सर्जरी के साथ साथ एक और सर्जरी भी साथ में कर देते हैं जिसे स्पाइनल फ्यूजन वाली सर्जरी कहा जाता है, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी में एक
2 या 3 लेवल्स पर दोनों तरफ स्क्रू डाल दिए जाते हैं, जैसा कि आप एक्सरे में देख रहे हैं। ये स्क्रू हर मरीज को नहीं डाले जाते, लेकिन सिवाय उनके जिनमें सर्जन महसूस करता है कि ये डीकम्प्रेसिव लैमिनेक्टोमी के बाद आपकी रीढ़ की हड्डी अनस्टेबल यानी गैर मुस्तहकम हो सकती है, जो कि बजाते खुद एक बड़ा मसला है, और उसे स्टेबलाइज करने के लिए, इस्तेहकाम देने के लिए ये स्क्रू वाली सर्जरी करके आपकी स्पाइन को, आपकी रीढ़ की हड्डी को स्टेबिलिटी दी जाती है। और अब आखिर में बात करते हैं वर्जिशों की। लेकिन वर्जिशें बताने से पहले मैं मुख्तसरन एक और बीमारी का तज़किरा करना जरूरी समझता हूं, जो कि न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन से मिलती है, और वो है वेस्कुलर क्लॉडिकेशन। ये दोनों बीमारियों में एक कदर मुश्तरक है, वो ये कि चलने से टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। कुछ पॉइंट इन दोनों बीमारियों के लिए समझना जरूरी है, क्योंकि ये बीमारियां अलग हैं, इनका सबब अलग है और इनका इलाज भी अलग है। और ये हमारे लिए भी बड़ी चैलेंज होता है कि हम इन बीमारियों को अलग करके मरीज को बताएं, क्योंकि अल्टीमेटली जिम्मेदारी डॉक्टर की होती है, जो कि मरीज को डायग्नोस करता है। तो क्या पॉइंट्स है? नंबर 1, न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन में तकलीफ टांग में ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ जाती है, जबकि वेस्कुलर क्लॉडिकेशन में पहले पिंडलियों में दर्द होती है यानी नीचे, और फिर ये दर्द ऊपर की तरफ आता है। दूसरा पॉइंट, न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन वाला मरीज सिर्फ उसी वक्त बेहतरी महसूस करेगा जब वो बैठेगा, लेकिन वेस्कुलर क्लॉडिकेशन वाला मरीज अगर रुक जाए और खड़ा भी रहे तो ठीक महसूस करेगा, उसे बैठने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट, न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन वाला मरीज अगर अपनी कमर को आगे झुका ले चलते हुए तो बेहतरी महसूस करेगा, ज्यादा देर तक चल सकता है, जबकि वेस्कुलर क्लॉडिकेशन वाला मरीज इस तरह करने से कोई फर्क महसूस नहीं करेगा। चौथा पॉइंट, न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन वाला अगर साइकिलिंग करे, साइकिल पे चले तो बेहतर फील करेगा, इसीलिए हम न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन वाले मरीज को साइकिलिंग तजवीज करते हैं। लेकिन अगर यही काम वेस्कुलर क्लॉडिकेशन वाले करें तो उनकी तकलीफ में इजाफा हो जाता है। और आखिरी पॉइंट कि न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन का ताल्लुक कमर में नसों पर दबाव की वजह से होता है, जबकि वेस्कुलर क्लॉडिकेशन, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि खून की नालियों की बात कर रहे हैं, इस बीमारी में खून की नालियां सिकुड़ जाती हैं, और जब चलते वक्त ये मसल्स जो पांव के हैं उनको एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी खून से हासिल होती है। तो उस वक्त जब खून ज्यादा चाहिए होता है, तो क्योंकि नालियां सिकुड़ी हुई हैं तो खून प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता, और नतीजतन टांग में दर्द शुरू हो जाता है। और अब बात करते हैं वर्जिशों की। मैं हमेशा आप लोगों को इनकरेज करता हूं कि आप लाजमन किसी अच्छे और काबिल फिजियोथेरापिस्ट से फिजियोथेरापी करवाएं, और उनसे वर्जिशें सीख कर घर में भी करें। यहां मैंने खुसूसन उन मरीजों के लिए जो फिजियोथेरापिस्ट के पास किसी सबब से जा नहीं सकते हैं, वो इन वर्जिशों को यहां पर देखें और अपने घर में करें। मैंने 6 वर्जिशों का एक सेट बताया आपको। वर्जिश नंबर 1, सीधे लेट जाएं, एक टांग फोल्ड करें, दूसरी को सीधा कर लें, सीधी टांग को ऊपर करें और नीचे करें, ऊपर करें और नीचे करें। यह अमल 10 मरतबा करें। फिर यही अमल आप दूसरी टांग के साथ भी इसी तरह करें, और ये एक साइकिल हुई। वर्जिश नंबर 2, सीधे लेटकर दोनों घुटनों से पांव को मोड़ें, फिर पहले एक तरफ 5 से 10 सेकंड रुकें, फिर सीधे हो जाए और दोनों मुड़ी हुई टांगें दूसरी तरफ ले आएं, और यहां भी 5 से 10 सेकंड रुकें, और उसके बाद वापस सीधे हो जाएं। ये एक साइकिल हुई। वर्जिश नंबर 3, सीधे लेट जाएं, दोनों हाथ बिस्तर पर सीधे रखें और कमर के निचले हिस्से को ऊपर उठाएं। इसी पोजीशन में 5 से 10 सेकंड रहें और फिर नीचे आ जाएं। ये एक साइकिल हुई। चौथी वर्जिश, सीधे लेटकर दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें और दिखाए गए तरीके से घुटनों को अपने पेट से लगाएं, और इस हालत में 5 से 10 सेकंड रहें, फिर टांग सीधी कर दें। ये एक साइकिल हुई। वो मरीज जिनको घुटने में तकलीफ हो, वो अपने हाथों को घुटने पर रखने के बजाय घुटने के नीचे रखकर टांगों को पेट से लगाएं। 5वीं वर्जिश, अगर आपको घुटनों की तकलीफ नहीं है तो इस तरह जैसे अतहियात में बैठते हैं, बैठ जाइए,
दोनों हाथों को अपने आगे जमीन पर ले जाएं, इस तरह कि आपका जिस्म दिखाए गए तरीके से आगे झुक जाए और इसी हालत में 5 से 10 सेकंड रहें, फिर वापस सीधे बैठ जाएं। और ये एक साइकिल हुई। छठी वर्जिश, कुर्सी पर बैठ जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म को नीचे झुका लें दिखाए गए तरीके के मुताबिक। इसी हालत में 5 से 10 सेकंड रहें, फिर सीधे हो जाएं। ये एक साइकिल हुई। नाज़रीन, इन 6 वर्जिशों को मैंने एक एक साइकिल आपको बताई। आप हर वर्जिश की 5 साइकिल्स करें और 2 से 3 हफ्तों में आहिस्ता आहिस्ता इसे बढ़ाकर 10 साइकिल्स तक ले जाएं। मुझे उम्मीद है 4 से 6 हफ्ते की वर्जिश के बाद आपको अपनी तकलीफ में खातिर खा बेहतरी महसूस होगी। और आखिर में एक एक्स्ट्रा चीज बताकर मैं वीडियो को खत्म करूंगा, और वो है स्टेशनरी साइकिलिंग। इसमें आप साइकिल चलाएंगे, लेकिन ये साइकिल रोड पर नहीं बल्कि कमरे में या किसी जिम के अंदर, क्योंकि ये साइकिल फिक्स्ड होती है। साइकिलिंग की मद में 4 चीजों को जरूर समझिए। एक, ये साइकिलिंग रोजाना भी कर सकते हैं या हफ्ते में 3 से 5 मरतबा। 2, शुरुआत 5 मिनट से करें और 4 से 6 हफ्ते में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए 30 मिनट और फिर 45 मिनट तक ले जाएं। 3, ना बहुत आहिस्ता चलाएं और ना बहुत तेज, दरमियानी रफ्तार से चलाएं। 4, इसमें जब आप पैडल को चलाते हैं तो इसमें रेजिस्टेंस सेट की जाती है। आपने हल्की रेजिस्टेंस पर रखना है ताकि आप थक ना जाएं और आराम से चलाते रहें। मकसद क्या है? एक, जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपकी कमर थोड़ी सी आगे झुक जाती है। इससे आपकी कमर के निचले हिस्से में स्पेस बनता है, जिससे नसों पर दबाव कम हो जाता है। दूसरा, आपकी कमर के मसल्स एक्टिव होते हैं और स्टेबलाइज होते हैं। इसलिए मैं हर मरीज को रेकमेंड करना चाहूंगा कि पहले आप किसी जिम में जाएं, कुछ दिन वहां पर जाकर ये साइकिलिंग करें। अगर आपको लगे कि ये काम आप आराम से कर पा रहे हैं और आपकी जेब आपको इजाजत दे, तो आप अपनी साइकिल घर पर खरीद कर ये साइकिलिंग करें। आपकी बीमारी में इस साइकिलिंग का बहुत रोल है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद लगी है तो इसे जरूर लाइक करें, इस पर कमेंट करें और लोगों से सदकाए जारिया की नीयत से जरूर शेयर करें। आपकी ये शेयरिंग किसी की तकलीफ में राहत का बाइस बन सकती है। आप अपने प्यारों का और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।